प्रूडेंट इंडियन मिडिल क्लास से उम्मीद करे जाए कि वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे कि इससे कंजम्पशन रिवोल्यूशन हो जाएगी, या वो भी ठीक नहीं। आप कहते हैं कि इनपुट सब्सिडीज एंड एमएसपी कंप्लीटली रिमूव हो जानी चाहिए। फार्म लॉज जब आपको लगा कि इससे तो थोड़ा रिजेंटमेंट हो रहा है, आपने इसको वापस ले लिया। अ कंट्री लाइक यूएस अंडर डोज एग्जांपल बन के निकलेगा इंडिया के लिए। एक्सेप्ट कुंभ के समय, कभी छठ के समय, इन ट्रेन्स पैसेंजर ट्रेवल इज एक्चुअली डाउन। सो सरकारी कर्मचारी जितनी सर्विस देगा वो ऐसी सर्विस देगा। इसमें स्टैट लिखा था 50% लेबर, 80% लैंड और Exactly. 80% पानी मिलके 15% जीडीपी आपका दे रहा है। हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप इनको इतने बंधनों में बांधा हुआ है। सरकार में और सरकारी ब्यूरोक्रेट्स में टेंडेंसी होती है कि एक और परफॉर्मा प्रिस्क्राइब करो, एक और कोई रूल बना दो। वी गो फॉर ओवरकिल। टफ डिसीजंस आर नॉट बीइंग टेकन, और जो हो भी रहे हैं या तो रोल बैक हो जाते हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशन काफी लेवल पे लैकिंग है। All the popular leaders who held India in their throes were economically. The world is shifting from a unipolar to a multipolar global order. Trump is back and power is realigning. AI is rising, reshaping jobs and rewriting futures. The planet is warming up while the birth rates fall. To see these in isolation is to miss the bigger picture. A world which is unsteady, unpredictable and transforming before our eyes. Let's make sense of the happening from India's lens, one conversation at a time. Welcome to the Nagrik Podcast with Hari. This is part 2 of our conversation with Mr. Subhash Garg. For part 1, check our YouTube channel. Economic survey में भी point out हुआ, और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस चीज़ पे अनाउंसमेंट किया है कि डीरेगुलेशन इज समथिंग जो कि मीडियम टर्म ग्रोथ का एक फैक्टर बन के निकल सकता है। क्यों हमें करना चाहिए? देखिए, चाहे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहें, चाहे डीरेगुलेशन कहें, इन सब के पीछे जो मकसद होता है वो ये है कि हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, इंडस्ट्री, इनको इतने बंधनों में बांधा हुआ है कि वो, अगर एक तो उनके साथ प्रॉब्लम है कि रियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कम है या है नहीं, राइट। और दूसरी, अगर जो भी है उसको अगर आप ट्रांसलेट करो हकीकत में, एक फैक्ट्री लगाओ, वेयर हाउस बनाओ, एक एस्टेब्लिशमेंट लगाओ या एक शॉप करो, जो भी, और उसमें भी इतनी कंप्लायंसेस, इतने सारे रेगुलेशंस, इतनी सारी चीज़ें अगर आप सेटिस्फाई करने की ज़रूरत पड़े, तो बिजनेस जो है वो और प्रॉब्लम में रहता है। तो और इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो जो आज का जो रेगुलेशंस हैं, अब एक चीज़ बहुत बार आती है, मीडिया में भी आती है, कि जो फैक्ट्रीज रिलेटेड, लेबर रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं, वो हिंदुस्तान में तकरीबन 65-70 हज़ार कंप्लायंसेस हैं, राइट। क्योंकि सरकार में और सरकारी ब्यूरोक्रेट्स में एक बड़ी आसान सी टेंडेंसी होती है कि एक और परफॉर्मा प्रिस्क्राइब कर दो, एक और कोई रूल बना दो, ये भी इंफॉर्मेशन दो, वो भी इंफॉर्मेशन दो, फिजिकल इंफॉर्मेशन दो, इस टाइम तक इंफॉर्मेशन दो यहाँ पे। सो ये सब रिजल्ट करता है कि बिजनेस को बहुत सारे कंप्लायंसेस में लगाने में। बिल्कुल इसी तरह से आप बहुत सारे कानून ऐसे बना देते हैं कि भाई ये आपने वायलेशन किया तो ये सजा होगी, ये वायलेशन किया, जीएसटी रिटर्न इस टाइम तक नहीं भरा तो कैद भी हो जाएगी, ये वो नहीं किया। सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जिसमें हम वी गो फॉर ओवरकिल, राइट, कि अपराध या जो इनएडिक्वेसी है वो तो छोटी सी है, लेकिन उसका इलाज जो आप इन रेगुलेशन या पेनल्टीज के रूप में करें वो बहुत ज़्यादा है। सो ये कोई नया एहसास नहीं है कि हिंदुस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम रही है, और इस प्रॉब्लम को दुरुस्त करना चाहिए, इसका इलाज निकालना चाहिए। अब जैसे ये 5 साल पहले आपने सुना होगा कि लेबर लॉज का कंसोलिडेशन किया था, 29 कोई लॉज थे, उनको घटा के 4 कोड में बनाया था। बिल्कुल राइट। ये दूसरी बात है कि वो दोज कोड्स हैव स्टिल नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड डिस्पाइट 5 years having gone by. Those codes have not been sort of put into implication, which also had some good provisions like the gig industry, जो gig workers हैं उनके लिए कुछ social, वो भी implement नहीं हुए। So, और अगर आप और उसकी गहराई में जाएं तो वो जो मैंने इस किताब में इस पे काफ़ी लिखा
कि जो 29 कानून मर्ज किया आपने, वो एक्चुअली मर्जर था। उसमें आपने कंप्लायंसेस नहीं घटाई कोई सी भी, सिर्फ मर्ज करके 4 में बना 29 को 4 में कर दिया। राइट, रिडक्शन कुछ नहीं हुआ। रिडक्शन कुछ नहीं हुआ। तो जब रिडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप एक्चुअली डीरेगुलेशन नहीं कर रहे हैं। और वो भी जो कुछ किया थोड़ी से जो उसमें कि भाई आपने कुछ डेफिनेशंस को यूनिफॉर्माइज कर दिया, वर्कर का, एम्प्लॉय का, इसका, वो भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। और जो थोड़ा बहुत नए फीचर्स आ रहे थे वो भी आप, सो एक्चुअली हम जो ज़रूरत है, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक सर्वे में इस बार काफ़ी बात की डीरेगुलेशन की, ट्रम्प एंड कंपनी तो डीरेगुलेशन की बात ही करते राइट। लेकिन हम डीरेगुलेशन क्या कर रहे हैं? हमने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा कि एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जो डीरेगुलेशन, ये कमेटियां बनने से डीरेगुलेशन नहीं होता। डीरेगुलेशन होता है, अब जैसे लेबर लॉज के बारे में, हमें आज के दिन जो फैक्ट्रीज एक्ट है, वो आज के दिन की ज़रूरत है क्या फैक्ट्रीज एक्ट? ये उस ज़माने की ज़रूरत है जब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, अनसेफ मशीन्स, बिजली की भी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, जिन कंडीशंस में फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता था, उस ज़माने की स्थितियाँ हैं। राइट। उनकी जगह आज के दिन अगर कहीं हमें चिंता होनी चाहिए तो हैजार्डस मैन्युफैक्चरिंग हो, केमिकल्स वगैरह, उसमें तो आपको थोड़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी आप क्यों कंट्रोल करते? शॉप सबको इतने बड़े बड़े लाइसेंस के लिए क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत इस बात की है कि आप होल सोल, लॉक स्टॉक एंड बैरल इन बहुत सारे कानूनों को उठा के फेंके। जो एक तरह से अगर आप देखें तो ट्रम्प और मस्क जो कर रहे हैं, दे आर क्लोजिंग प्रोग्राम्स बाय प्रोग्राम्स, सेइंग इसको बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, क्या ज़रूरत है इसकी? आज के समय एक नया स्टॉक टेक करने की ज़रूरत है कि कोई ये चीज़ ज़रूरत है या नहीं है। आप उसको कि नहीं हम इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे तो कंप्लायंस आसान हो जाएगी, या आपकी 6 की जगह 1 प्रोफार्मा कर देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन वही लेंगे तो आसान हो जाएगी, उससे नहीं होगा। बड़ा स्ट्रेटेजिक डीरेगुलेशन व्यू लेने की ज़रूरत है, और बहुत सारा जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का वो हटाने की। इंटरेस्टिंग। तो जब सरकार को इतनी क्लैरिटी है, नहीं है क्लैरिटी कि करना है, इसकी एटलीस्ट कंसेंसस है नहीं, ये भी मैंने बताया ना कि आप जब बजट में आप कहते हैं कि डीरेगुलेशन, इकोनॉमिक सर्वे में आप कहते हैं डीरेगुलेशन करिए, और बजट में आप कहते हैं कमेटी बना देंगे, ये क्लैरिटी नहीं है। राइट। अ कंट्री लाइक यूएस जो आई थिंक काफ़ी अप्रिशिएबल प्रोग्रेस कर रहा है अंडर डोज, जो ट्रम्प और आई थिंक जो मस्क रन कर रहे हैं, तो आई थिंक वो होपफुली एक और ट्रांसपेरेंट एक एग्जाम्पल बन के निकलेगा इंडिया के लिए, एंड होपफुली अगर हम लेसन्स लेते हैं तो वील बी एबल टू मेक चेंजेस। हम आगे क्यों नहीं सोचते, केवल एग्जाम्पल ही क्यों? बिल्कुल। अप्रिशिएबल प्रोग्रेस हुआ है, चाहे इंफ्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवेज हों, एयरपोर्ट्स हों, या पोर्ट्स पे टर्न अराउंड टाइम हो, वो सारी चीज़ें आई थिंक अफेक्ट हुई हैं। इसका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, वो कब तक इकॉनमी पे आना स्टार्ट होगा? थ्रू कैपेक्स या थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग? बजट को आई थिंक 4 लाख करोड़ से लेके 11 लाख करोड़ तक लेके गई है जो सरकार, उसके इफेक्ट्स कब दिखने स्टार्ट होंगे इकॉनमी पे? देखिए, अगर इसको आप 2014 से रिलेट करिए, जो मोदी गवर्नमेंट ने जब पहले टर्म में बहुत बड़ा काम किया गया था, व्हाट आई विल कॉल पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। राइट। हाउस होल्ड, घर चाहिए, घर ठीक होना चाहिए, उसमें टॉयलेट होना चाहिए, राइट, कुकिंग का मीडियम होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, घर आना चाहिए। तो बहुत काम किया सरकार ने टू सैचुरेट के हिंदुस्तान के सभी लोगों को ये सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो मिले। राइट। एंड आई थिंक उसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी आए। लोगों में मोबिलिटी बढ़ी, लोगों की हेल्थ कंडीशंस में भी थोड़ा सुधार आया। राइट। के और स्टडीज़ के प्रति भी, एजुकेशन, ये चीज़ें भी थोड़ी उस कारण से मोबिलिटी सिटीज़ में, दूसरे स्टेट्स में वो बढ़ी। बिकॉज अगर आपका ये घर की ये चिंताएं, आप जो नॉर्मली आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए, बिजली आएगी नहीं आएगी, खाना बनाने के लिए कुछ है या नहीं है, राइट। तो पर्सनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, होम इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से, उसमें बड़ा अप्रिशिएबल काम किया, एंड आई थिंक उसके परिणाम आने शुरू भी हो गए, पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी। राइट। दूसरे टर्म में आप
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. Right. You mentioned के railways, roads, metros and things like that. Right. That, I think jury is still out. Whether that was very sensibly designed or not designed. Okay. Or part of it was very sensibly designed, part of it was not sensibly designed. Right. You mentioned railways. Railways का क्या काम है? Railways का काम ये है कि पैसेंजर और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अच्छी स्पीड, कम एफिशिएंसी, बिना डैमेज वगैरह के हो. बिल्कुल. राइट, दैट इज व्हाट इट इज. Right. राइट. सो अगर जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करें, चाहे आप ट्रैक्स में करें, चाहे इलेक्ट्रिक कन्वर्शन में करें, चाहे आप बोगीज में करें, इंजन्स में करें, किसी पे भी करें, राइट, दैट शुड ट्रांसलेट इनटू कि आपके पैसेंजर्स बढ़े. Right. राइट. आप मोर ऑफ इंडियंस ट्रैवल बाय रोड, बाय रेल्स, Right. एंड मोर ऑफ द गुड्स गेट ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन्स. Right. तभी आप कह सकते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस साल का, अगर आप मिला लें तो पिछले 5 साल में तकरीबन 7-7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेलवेज में. सिर्फ रेलवेज में हुआ है. राइट. तो अब आप आंकड़े देखिए. पैसेंजर्स मूवमेंट इन 23-24 is less than Okay. 2018-19. Interesting. Why? Why are people not traveling by trains? Except जैसे अभी जो कुंभ के समय ट्रेन्स में, या कभी छठ के समय, वो दूसरे इश्यूज हैं, वो एपिसोडिक ट्रैवल के अलावा. बट टोटल ट्रैवल इन ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रैवल इज एक्चुअली डाउन. I'm not talking of the COVID years or something. I'm Right. talking of 23-24, which is an absolutely normal. And ये मेरे आंकड़े नहीं, ये रेलवेज के खुद के आंकड़े. Right. It's about 10% less than the 1920 travel by rails. Is it because की roads या airport का combined effect इतना? There are a number of reasons for that. While there have been some improvement in elite trains like Vande Bharat, etc., bulk of the rail travel is still far less comfortable for people Right. than because we still don't have the right kind of consumer. Why do you still find the platforms sort of crowded so Right. much? Why are people still sleeping on the platforms? Right. Right. If you're making so much of investment. So from the perspective of passenger travel, and this is in fact a secular decline in the share of railways, because as you said, relatively other modes of transport, by road, by cars, by buses even, Right. by personal vehicle, has simply ballooned. Today, if you travel on highways, I come from Jaipur, spend a lot of time, you travel from Delhi to Jaipur, the roads are chock-a-block. Right. Because their vehicles are very comfortable relatively, roads are much better, and today the facilities across there are hundreds of eateries on the way today. Right. And what kind of food you get in the railways too. Right. Right. So all these add up. Look at the freight transport, goods transportation. There is a growth, unlike passengers where it has declined. So there is a growth, but that growth, cumulative growth, compounded growth, is lower than the road freight transport growth. So even there, the railways are relatively losing the share. So I find, and that's what I've argued at length in this new book, the dented one, that railways investment is not actually leading to corresponding gross value addition. Right. Right. इन्वेस्ट हम बहुत कर रहे हैं बट वो ट्रांसलेट उसको नहीं हो रहा. ट्रांसलेट नहीं हो रहा है आउटपुट में और ग्रॉस वैल्यू एडेड में. Right. The road transportation investment is relatively much better, because there is another factor in the railways. Railways is still completely 100%
owned by Sarkar, Right. right? Whether it's tracks, trains, platforms, Zero or whatever, privatization. there is zero privatization. So सरकारी कर्मचारी जितनी सर्विस देगा वो ऐसी सर्विस देगा, right? So this is it's a business, Right. it's a service business, which is very sensitive Right. to how the customers or the travelers perceive. Right. And if they don't get that kind of treatment, if they don't find the toilets clean, if they don't find the station Right. experience is a pleasant experience, they will not travel. Right. Only if you are masboor, then you will travel there. Right. And even recently New Delhi में stampede भी हो. So road correspondingly, since there is a lot of private element there, because the big vehicular vehicles industry is in all private sector. Right. The road is built, which is good. So road investment you make, but then a lot of business is built on those roads. Right. So that is what is succeeding. But unfortunately, there the government seems to have developed some cold feet of making. So NHAI investment is very high. But this year, a very large sum of what is styled as capital investment is actually being used for repaying the NHAI debt. So if you repay old debt, that doesn't result into construction of new roads. New roads, right. So I have this sense that the capex increase, which has happened, right, is not fully well directed. Some capex and significant capex has gone into Air India, more than that in BSNL. Right. BSNL is another story of losing customers. Right. So who is that capital investment serving? We don't know, right? And there is one more thing which has actually taken the sheen off the capex increase in budget, which is that earlier many of these investments were being done by the concerned companies themselves. For example, Railway was also borrowing from the market and making capex. Right. The NHAI was borrowing from the market and making capex. And what we call the public sector capex, or internal and extra budgetary resources of these companies. So they get from the budget. Right. They also raise from the market. From the market. So what they were raising from the market has actually reduced over last 5 years. And taken together, the capex growth is not very, very high. Interesting. So, and the last set of infrastructure investment where the government has not played much role, the digital infrastructure, I think where the private sector is in the driver's seat, I think that's doing reasonably well. So whether it's the data centers establishment or laying down the telecom networks and other things. So I think that's happening fairly well. So of the three kinds of infrastructure story for last 10 years, personal infrastructure, I think very well done. Right. The physical infrastructure is not so well done, and especially hopelessly done in case of railways. Right. And the digital infrastructure, being in the private sector, is doing reasonably. You know, the public capex, especially in the railways, is something. Absolutely, we should watch for this. This is nation must examine whether it's worth making such investments. Right, huge investments happening, and still you're not seeing that translation into either many passengers using those service. Even and wo dikhta bhi nahi, even friction wise bhi you still see same challenges in booking the tickets. Correct. Right, same the experience even while traveling hasn't significantly improved. Yeah. So I think आपका काफी significant experience agriculture में भी रहा है. What else needs to be done apart from direct benefit वाले जो transfers हो रहे हैं? ये आपका व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप कहते हैं कि इनपुट सब्सिडीज जो हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जानी चाहिए, एंड MSP भी, जो कि एक तरह से एक प्राइस गारंटी है कहीं ना कहीं प्रोड्यूस पे, वो भी रिमूव हो जाने चाहिए. क्या वो पॉलिटिकली फीजिबल भी है इम्प्लीमेंट कर पाना? See, I recognize there is a huge political stake and challenge in agriculture. Right. Because that is where the voters are. Right. That is where the people are. 50% of the population. 50% of the labor. Of the labor. Right. If you take the families, voters, it might still be higher. Right. Right. And no political party can afford Right. to sort of annoy the farmers and the people who are in the rural areas, right?
unfortunately, if you run out of ideas, good ideas, to keep them in good humor, then you end up adopting the policies which are really not in the interest of people. Right. So, as we discussed a little while earlier, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा आज के दिन चैलेंज क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज एक तो जो आपने कहा कि लेबर को एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना. एज ए नेशन वी शुड प्लान कि भाई एग्रीकल्चर में देश का 10% से ज़्यादा लेबर नहीं रहे. राइट. सो दैट इज़ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना आज के दिन का चैलेंज नहीं है. हमने काफ़ी कर लिया. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना भी आज के दिन हमारा चैलेंज नहीं है, वो भी काफ़ी ऑलरेडी सरप्लस है. राइट. सो इसको शिफ्ट करना इज द बिगेस्ट पॉलिसी चैलेंज टू माय माइंड टुडे. लेकिन जो पॉलिसी हम अपनाते हैं वो पॉलिसी इसके दूसरी दिशा में ले जा रही है. तो दोनों जो बड़े हिस्से हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क के आज के दिन एग्रीकल्चर में हैं, एक तो क्रॉप एग्रीकल्चर, चाहे गेहूँ, चाहे मिलेट्स वगैरह, जो भी आपका क्रॉप, फ्रूट्स, क्रॉप एग्रीकल्चर, स्पेशली सीरियल एग्रीकल्चर. सीरियल एग्रीकल्चर में हम सब्सिडाइज करते हैं हर चीज़ को. राइट. क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे, फार्मर कोई भी क्यों गेहूँ उगाता है या क्यों चावल उगाता है, वो अन्नदाता बनना नहीं चाहता. ऑनेस्टली उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई वो अपनी अनाज उगाएगा, उससे उसका अपना परिवार भी खाएगा और सरप्लस को बेच के जो आमदनी होगी उससे अपना परिवार चलाएगा. ये उसका उद्देश्य है. राइट. और वो उद्देश्य कैसे पूरा होगा कि जब उससे उसका जो सरप्लस है, जो उसकी आमदनी है उस एग्रीकल्चर से, वो सफिशिएंट हो. बिल्कुल. राइट. तभी होगा. बिल्कुल. राइट. तो आमदनी कहाँ से आती है? आमदनी आती है कि भाई वो जो उसका विक्रय करे, जो सेल्स करे, उससे उसको कितना पैसा मिलता है, और वो जो लागत लगाता है, चाहे बीज खरीदने, खाद खरीदने, पानी देने, जिस किसी में, तो उसकी लागत से वो जो प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है, वो सरप्लस है, वो काफ़ी सफिशिएंट हो. बिल्कुल. राइट. बट हमारे देश की एग्रीकल्चर की हालत ये है कि प्राइस जो उसको मिलती है, चाहे एमएसपी पे ले लो. राइट. और हमारी बाय द वे एमएसपी आज के दिन दुनिया की जो प्रेवलेंट प्राइसेस हैं उस प्रोडक्ट की, उनसे कम नहीं है, ज़्यादा ही है, उनसे थोड़ी ज़्यादा ही है. और प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छी खासी बिग दिन है. नहीं, ये दैट्स वेयर द क्रक्स लाइज. राइट. सो द प्राइस यू फिक्स थ्रू एमएसपी इज एक्चुअली हायर देन और इक्वल टू ग्लोबल प्राइस. राइट. बट उस प्राइस पे अगर आपको जो सरप्लस मिलता है, वो जो सरप्लस है वो बहुत कम पड़ता है. ओके. आप जस्ट अंदाज़ा लगाइए कि 1 हेक्टेयर में जितना गेहूं पैदा होता है, अच्छी कंडीशंस में भी लगा लीजिए और एवरेज कंडीशंस में भी लगा लीजिए, तो उसको 1 हेक्टेयर से तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए से ज़्यादा की आउटपुट वैल्यू नहीं मिलती. ओके. राइट. 3 लाख मान के चलिए. 3 लाख का मायना अगर 100% आपकी बचत हो, और गेहूं में बहुत ज़्यादा है, बाजरे में और इसमें देखोगे तो और भी कम हो जाएगा, पल्सेस में और भी कम हो जाएगा. ऑन एन एवरेज आपको 1 हेक्टेयर से तकरीबन खेती में सीरियल से करीब 1.5 लाख रुपए की आउटपुट वैल्यू मिलती है. राइट. 1.5 लाख का क्या मायना हुआ? 12 से घटाइए, 12 से कर लीजिए, तो आप 12,000, 10-12 हज़ार, 10-12 हज़ार में आप परिवार चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते. तो सरकार क्या करती है कि एक तो आपकी आउटपुट प्राइस को कोशिश करती है कि जितनी ज़्यादा हो सके, एमएसपी. राइट. और दूसरी तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है पिछले 50-60 साल से कि उसको इनपुट के लिए कुछ ना देना पड़े, सारी चीज सब्सिडाइज या फ्री कर दो, सबकी सब्सिडाइज कर दो, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका बचे. राइट. सीड भी फ्री कर दो, फर्टिलाइजर भी फ्री कर दो, या बहुत सस्ता कर दो, पानी, बिजली सबको फ्री कर दो. राइट. उसके बावजूद वो सारा का सारा अगर मान लीजिए कमर्शियल रेट पे चार्ज करें, तो वो हो सकता है जो मैं 1.5 लाख ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, उसमें 1-1.25 लाख के आसपास तो इसी में निकल जाए उसका. राइट. तो फिर तो उसको कुछ भी नहीं बचेगा. राइट. तो सरकार ये
अपना वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए, फार्मर्स को ह्यूमर में रखने के लिए इनपुट भी करती है, राइट। और उसके बाद आप 10-12 हज़ार एट दी बेस्ट सब चीज़ों का भी अगर लगा लीजिए तो 10-12 हज़ार रुपये की आमदनी किसान को पर मंथ दे पा रहे हैं, राइट। आप थोड़ा सा गेम फ्लिप करिए, मान लीजिए आप कहिए कि किसान को कि भाई 10,000 रुपये महीना मैं आपको दे दूंगा, फिक्स्ड अमाउंट दे दूंगा, दे देंगे, नो कंडीशंस, इनपुट से रिलेटेड ही नहीं है वो। ना फिर आप क्या उगाएंगे, क्या चीज़, कितना बिजली लगाएंगे, कितना नहीं लगाएंगे, कौन सा बीज इस्तेमाल करेंगे, वो सब आपकी फ्री, राइट। आप खुद खेती करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे या किसी लोग मिलके 1 हेक्टेयर की जगह 10-10, 15-15 हेक्टेयर पे खेती कर लेंगे और बाकी लोग जो हैं वो दूसरे अपने काम धंधे करने के लिए शहरों में या किसी में चले जाएंगे, लेबर को फ्री करेंगे, ऑल एवरीथिंग लेफ्ट लिबरलाइज्ड, फ्रीड, राइट। और जो 10,000 रुपये आपको आज बचता है वो 10,000 रुपये आप हमसे ले लीजिए हर महीने, राइट। तो वो स्थिति टू माई माइंड विल सर्व द ऑब्जेक्ट विच वी वांट टू सर्व. It will not affect the production because farmer has got what his income is. Right. अब बाकी जो भी कुछ उगाएगा वो करेगा, उससे उसकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, एक्स्ट्रा इनकम है, राइट। और जो लेबर फ्री होंगे, जो जाएंगे दूसरी जगह, वो अपनी दूसरी आमदनी बढ़ाएंगे तो उससे उसकी परिवार की आमदनी और बढ़ेगी, राइट। एंड दी सारा जो बट इसके लिए जो जरूरी है वो दोनों बड़े डिस्टोर्शन है कि आप MSP पे खरीदने की गारंटी हटाइए और उसके बाद बिकॉज आप फ्री हैं, कुछ भी पैदा करिए जो जो मार्केट आप अगर आपको मार्केट में किसी चीज़ से पैसा नहीं मिल रहा है तो मत करिए पैदा, प्रोडक्शन उस चीज़ का कम हो एग्जैक्टली जाएगा, उसका कम करिए, मार्केट विल रेगुलेट। और इसी तरह से आपके जो इनपुट्स हैं उस पर आप प्रूडेंट होंगे। आप आज पानी इतना डालते हैं, वेस्ट करते हैं, आप नहीं वेस्ट करेंगे। सेम चीज़ बिजली और डिस्कॉम्स और पानी की जो प्रॉब्लम है वो आई थिंक कहना गलत नहीं होगा कि एग्रीकल्चर से ही एग्जैक्टली बनती। देश का 83% वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, राइट, 83%। एक आपने आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें स्टैट लिखा था, 50% लेबर, 80% लैंड और 80% पानी मिलके 15% GDP आपका दे रहा है। तो आपने लेबर, रिसोर्सेज चाहे वाटर हो और तीसरा अपना लैंड, जो 3 सबसे मेन इनपुट्स हैं, उन तीनों को कंबाइन करके एक बहुत ही इनएफिशिएंट आउटपुट निकाला हुआ है इससे। एग्जैक्टली। सो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फॉर्मेशन के लिए ये मुश्किल है, बिकॉज वो, बट देन द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, अगर देश के और उन लोगों के हित में आपको सोचना है तो आपको ये MSP और इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था को ख़त्म करके फार्मर्स को आज़ाद करना ज़रूरी है और उनकी रक्षा करने के लिए, उनको ट्रांजिशन में और उनको पर्याप्त सपोर्ट देने के लिए एक कैश हैंड आउट की स्कीम पे जाना जरूरी है। दैट्स द होल रेशनल ऑफ माय आर्गुमेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके कुछ क्या आपको लगता है अर्ली ट्रेसेस हमें दिख रहे हैं, जो एक फार्मर्स को भी किसान जो सम्मान योजना है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो इन एडिशन है, वो है कि MSP भी है, इनपुट सब्सिडीज भी और है, उसके ऊपर ही है, और कुछ DBT भी है। और इसीलिए वो छोटी है, 6,000 रुपये सालाना, 10,000 रुपये महीने की जगह, 1,00,000 सवा लाख रुपए सालाना की जगह, जो कि एक्चुअल कॉस्ट है सभी इनपुट सब्सिडीज की और MSP की और इसकी मिला के, आप छोटा छोटा देते हैं, 6,000 रुपये और पकड़ा दिए उसको इनपुट सब्सिडी के साथ में, क्योंकि इनपुट सब्सिडीज और MSP देने के बावजूद भी आप उसको पॉवर्टी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भाई ठीक है, तेरे को खुश रखने के लिए और 6,000 रुपये रख ले, राइट। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बट अंडर व्हाट कंडीशंस ये कब ऐसे डिसीजंस पॉलिटिकल पार्टीज कब ले पाएंगी सेंटर पे, या लेट्स से फार्म लॉज अगर इसको कुछ पार्शली सॉल्व भी कर रहे थे, वो रोल बैक क्यों किए गए? दैट इज वेयर द पॉलिटिक्स प्ले। फार्म लॉज आई हैव वेरी एक्सटेंसिवली एनालाइज्ड। एक फार्म लॉ जो आपका ये प्राइसिंग मार्केटिंग रिफॉर्म वाला था वो सही था, बाकी तो फार्म लॉज भी बेकार थे, उसमें कोई खास दम नहीं था। लेकिन जब आपको लगा कि इससे तो थोड़ा रिजेंटमेंट हो रहा है, चाहे थोड़े लोगों में हो, आपने इसको वापस ले लिया, राइट। अगर इतनी सेंसिटिव है कि किस कंस्टिट्यूएंसी को हमें जरा सा भी नाराज नहीं करना है, तो आप रिफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएंगे, वही। और जैसे चला रहा है वैसे चलेगा, चलता रहेगा, ठीक है। सी
अल्टीमेटली हर पॉलिसी का कॉन्सिक्वेंस होता है. आप कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड नहीं कर सकते, वोट ले सकते हैं, बट कॉन्सिक्वेंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते. तो अगर हिंदुस्तान ग्रो नहीं करेगा, अगर फार्मर्स पॉवर्टी ट्रैप से बाहर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, राइट, भले ही वो आपको वोट देते. बट वो चैलेंज फिर कहीं ना कहीं तो बाइट करेगा ही ना. वो 5 या 10 साल बाद आके एग्जैक्टली जब इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगी ह्यूज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन की, तो वो एग्जैक्टली जब फिर अगर आप देखिए हर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट है. या मीडियम टर्म में आप बैलेंस कैसे कर रहे हैं उस चीज तो हिंदुस्तान के इतिहास में आप ये देखिए कई प्रोग्राम्स काम करते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं. जैसे नरेगा का था, राइट, या फार्म वेवर्स, लोन वेवर्स, राइट. ये 2004-5 से 2008 के बीच में ये जो पॉलिसीज लाए, उसका रिजल्ट ये रहा कि कांग्रेस गॉट मोर वोट्स राइट इन 2009 इलेक्शंस, राइट. बट 2014 तक आते आते इनका इफेक्ट खत्म हो गया. इवन कंसिडरिंग फ्रॉम द फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू और द रूरल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक द political advantage which came with that, those schemes, the new schemes, those were helpful, Right. because every farm, every rural family Right. was getting 100 days worth of wages, राइट, which is a 100 days को अगर आप 150 रुपए के हिसाब से भी ले लीजिए तो 15,000 तो 15,000 रुपए हो गए. जैसे पीएम किसान 6,000 रुपए, तो वो जो समझिए आप 15,000 आपने उनको दिया, तो 15,000 का असर हुआ, 15-20 हज़ार का असर हुआ थोड़े, बट धीरे धीरे वो बिकम नॉर्मल, राइट, नॉर्मल हो गया कि ये तो अब नॉर्मल चीज़ है, ये तो आती है. जैसे सारी सीड्स, अब सारी सब्सिडीज जो हैं अब वो पॉलिटिकली असर नहीं करती, राइट, उनका रिमूवल असर कर सकता है फॉर सम टाइम, बट कंटिन्यूएशन इज नॉट गिविंग यू द पॉलिटिकल बेनिफिट. बिल्कुल, उसी तरह से जो ये हैं इनका भी थोड़े समय बाद वियर ऑफ हो जाता है, राइट. एंड देन आइदर यू कम अप विद समथिंग न्यू और जस्ट फील, या फिर आप उन्हीं बैड the पॉलिसीज music. को और उनका और साइज एक्सपैंड करते चले जाएंगे विद टाइम. exactly, but that doesn't work. doesn't work. That doesn't help. I find this amazing and so bad. सरकार PLFS करती, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, राइट, एंड पीरियोडिक लेबर सर्वे 17-18 से शुरू हुए और 22-23-24 का लास्ट अवेलेबल है आपके पास. एग्रीकल्चर लेबर हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड. Is this the development? Is this freeing from poverty? Does it indicate that India is rising? राइट, No, I think we should look at these numbers, these conclusions very carefully. And if we are actually thinking of long-term prosperity of the country, we have to take the hard decisions. राइट, But you have options. Like I said, if you can convince the farmers, and I think it should be possible to convince, that if we replace all your distorting input subsidies and the इनपुट आउटपुट को हटा के by direct cash transfer to you in your hand, which gives you complete purchasing power and full freedom to do whatever agriculture you want to do, राइट, it should be possible to convince them. right. Very interesting. I think we'll see next Exactly. 4-5 years में if the politics heads in that direction, it'll be very interesting. I think सरकार को भी अब अंदर पता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. This cannot go for I think too long. I Very think that's the main I think conclusion. Economic survey के I think काफी interesting pointers को हमने analyze किया. Let's move to the 25 budget Okay. and quickly understand कि according to you what were the top 3 things that stood well, and what were the 3 things which according to you were, let's say, not appropriate, could have been done better. I would see, and I wrote about this also, that actually there are only 2 standout features of this budget 25. Rest is all routine. Right. Nothing's changed, right? Nothing changed. You say the same thing in a different way. Right. Right. For example, you said we will have 5 new agriculture schemes. Right. Actually, these are not new agriculture schemes. All of them are running.
running. working, they're part of some scheme or the other. You spin off them with a new name or something. Right. Dhan Dhanya Yojana. Dhan Phalana Dhanya Ke. Yojana, yes. So this is zero addition to the name. Right. So I don't sort of put much store by what happens only by paraphrasing again or Right. saying, Coming or with a you new name. mentioned about regulation reform kar denge ya ye Right. kar denge, which are not what happens. Only two things stood out for as far as my understanding of the budget goes. One was this big decision to provide a 1 lakh crore relief to middle class Right. in the form of that income tax. Right. That, good or bad, we can discuss, Right. but that was a standout feature Right. of the budget. The budget would be known by this big measure for many years to come. Right. And the second one is relating to what we discussed a little while earlier. The government now either getting disillusioned or sort of scaling down the capital expenditure. I think these are the two things. One was conspicuous by its expression. Right. The other one was conspicuous by its silence. Right. Mention ही नहीं किया गया. कैपेक्स इज नॉट राइट. पिछले 4 बजट देखिए, कैपेक्स एंड इस बार कैपेक्स. Right. And the fact that last year the government had planned about 11% growth Right. over the 23-24 B, which was about 10 lakh crores. Right. And they said 11.11 lakh crores. So it was about 11% increase, Right. which was much less than the, on an average, 25% growth of the previous years, right? Previous 3 years, right? What the budget numbers tell you without being mentioned is prominently, there's no prominence in mentioning, is that 11.11 is reduced to 10.18. Right. You have reduced it by about 1 lakh crore, for the current year, 24-25. Right. That, to my mind, is a very drastic, major reduction. Good or bad, again, I'm not. I can comment on that, but that's not the point right now. So you're saying कि budgeted was 11.1? 11.11. 11.11 lakh crores, but the actual expense that happened was 10. It has not happened still. It Still is right. revised estimates because Revised the year is estimate. going on. It's still last 1.5 months. So, whatever. but Right. when you say in the revised estimates that it has been reduced to 10.18 trillion, right, lakh crore, then you have said that हम at least 1 lakh crore के आसपास तो कम होगा ही होगा. Right. In my judgment, even this 10.18 may not turn out to be. It will be sub 10 lakh. It will be. It will be. Because there are two items. One item especially, let me point out for you. The government had provided for about 85,000 crores of the capex for BSNL. The BSNL में equity investment करेंगे. Right. That has been reduced to about 72,000 crores. Okay. 11-12 हज़ार करोड़ हुआ है. कम किया है. But 72,000 करोड़ जो अभी भी रखा है, उसके अगेंस्ट में अगर आप दिसंबर के नंबर देखो, एक्चुअल जो खर्चे की जो अवेलेबल है पब्लिक, वो केवल 5,000 करोड़. सो 3 महीने में ये उम्मीद की जा रही है सरकार की, अगर ये बजट नंबर देखो, 5,000 करोड़ से हम 72,000 करोड़ पहुंचा देंगे. राइट. दैट may not happen, and in my judgment should not happen. Because that is largely for giving equity investment in BSNL for 2 reasons. एक भाई आप 5G के लिए लाइसेंस फी पे कर पाओगे कुछ और लॉसेस को, राइट. तो 4G का एक्सपीरियंस BSNL का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इनके कस्टमर नहीं आए. 5G के तो टेंडर वेंडर ही अभी तक ठीक से नहीं हुए, उसमें कुछ नहीं. So I don't think this will be incurred. So the capex would be still less than 10.18. There is another major distortion which is under the surface, which is not, I mentioned to you, I think a little while earlier, that NHAI capex, which is about 1.8 trillion or so, उसमें से 56,000 करोड़
इस बार NHAI का रीपेमेंट हो रहा है, विच इज़ नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एनी रोड्स. राइट. सो अगर आप कैपेक्स कर रहे हो टू रीपेमेंट, दैट्स नॉट कैपेक्स. सो दिस स्टोरी ऑफ कैपेक्स गेटिंग इनटू द शैडोज, एंड नेक्स्ट ईयर्स का आपने क्या रखा है, नेक्स्ट ईयर का आपने 11-21 रखा है, वो भी आपका ग्रोथ बताता है 10-18 पे अगर आप लेते हैं तो मुश्किल से 10% की ग्रोथ. सो आई थिंक कैपेक्स स्टोरी को बिल्कुल साइडलाइन कर देना इज ए स्टैंड आउट फीचर. आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड, बिकॉज इफ इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ bad expenditure like railways, which I said, which is not the case. Railways same quota, right. So that depends on that, but the factual downfall of the capex as the principal story is a standout. The second feature which I think is that income tax one, that obviously was sort of intended for the Delhi voters. Okay. Because long-term policy point of view, say it's pernicious. It's not in the interest of the country, the way it has been done. Why? See, let me explain that, because that's, I think, a very normal question. Right. See, in India, about 10 crore people are taxpayers. Right. Right. Of that, 3 crore only pay actually the tax. Right. Right. So those who were earlier, the limit was 7 lakh. Now this has been raised to 12 lakhs. Right. So up to 7 lakh, about 7 crore tax. Those who either did file return or did not file return, because written filing is about 8 crore. Right. So 10 crore tax payers, बाकी TDS VDS हो जाता है किसी का. So 8 crore रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें 5 crore की इनकम 7 लाख से कम थी, और 3 करोड़ की इनकम 7 लाख से ज़्यादा थी. 3 करोड़ लोग टैक्स पेयर्स, 144 करोड़ लोग 3 करोड़ टैक्स एक्चुअली पे करने वाले, 2%. Right. It's very low. Income tax is supposed to be a progressive tax. And if a country of India's size, if you only took 3 crore people or 2% people pay actually taxes, this was itself a very low base. Right. We should be doing that this base expands. Base expand or tax rate कम हो. Maybe that. Exactly. Right. Exactly. Tax rate कम कर लीजिए, but base को मत छोड़िए. Because otherwise, अब क्या किया है, अब 1 करोड़ लोगों को बताया जा रहा है कि ये अब टैक्स नेट से बाहर आ जाएंगे, तो आपका टैक्स भी सब श्रिंक और होके 2 करोड़ रह गया. मेरी एनालिसिस बताती है कि वो एक्चुअली 1.5 करोड़ लोग चले जाएंगे टैक्स नेट से. ओनली 1% रह जाएगा. ओनली 1% टैक्स. तो हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को, कि आप केवल 1% लोगों से इनकम टैक्स लेंगे देश में. हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स नहीं है, तो रिच कुछ वेल्थ नहीं पे टैक्स नहीं पे करता, और इनकम टैक्स भी केवल 1% ये देश की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा है क्या? देन हम कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन ओरिएंटेड आप जा रहे हैं टैक्सेशन में, कि जितना कंज्यूम करेंगे उतना टैक्स बढ़ेगा. वो भी दूसरा है उसका. अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 70% कंजम्पशन है. 325 लाख करोड़ की इकोनॉमी पे 70%, लगभग 200 लाख करोड़ का कंजम्पशन होता है. अगर आप 1 लाख करोड़ भी दे देते हैं तो 0.5% का फर्क पड़ता है, राइट, कंजम्पशन. और वो भी जरूरी नहीं कि जो जिनके पैसे बचे हैं वो कंज्यूम करें. वो शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर. अगर प्रूडेंट इंडियन मिडिल क्लास से उम्मीद करे जाए कि वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, मे नॉट कंज्यूम. सो ये बात कि इससे कंजम्पशन रिवोल्यूशन हो जाएगी या कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो भी ठीक नहीं. क्योंकि सरकार का टैक्स बेस इतना कम है कि उसको कम करके आप और कंजम्पशन को बहुत नहीं बढ़ा सकते, राइट. सो आई थिंक दिस मेजर will look very good for the vocal middle class, but from the national economic fundamentals and the fair taxation principles say was not great. As you just mentioned, if you have an alternative view, right, that अब जो नया टैक्स स्लैब है वो 4 लाख से शुरू होता है और 24 लाख पे जाके 30% से ऊपर होता है. right.
आप ये टैक्स स्लैब सब पे लगा दीजिए, हम्म 12 लाख तक मत करिए टैक्स फ्री, हम्म तो 5 लाख की आमदनी वाला भी थोड़ा सा टैक्स देगा, बिल्कुल 1% 10 एग्जैक्टली 5% कर दो जाए हाँ, तो वही उतनी रेट ही 5% है राइट पहले वाले स्लैब में, तो 5% है 4 से 8 लाख 4 से 8 में बिल्कुल 5% ही है, राइट। तो उससे ऊपर 12 लाख में 10% है, तो आप 12 लाख में मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये आपका टैक्स बनेगा, राइट, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं बनेगा। तो आप सबसे टैक्स लीजिए, कीप देम इन द टैक्स ब्रैकेट एंड गिव देम डिजायरेबल रिलीफ विच इज़ देयर, डोंट टैक्स 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स लगा दीजिए, विच इज़ अनफेयर, राइट। सो आप बजाय इतनी एक प्रूडेंट स्कीम और फॉर्मुलेशन फॉर द कंट्रीज इंटरेस्ट, अगर आप इस तरह से छोड़ते चले जा रहे हैं, तो मैंने तो एक लेख लिखा कि हिंदुस्तान में क्या इनकम टैक्स खत्म होने वाला है, क्योंकि अब 1-1.5 करोड़ अगर बचेंगे और आप अगले बार इलेक्शन से पहले फिर इसको बढ़ा के मान लीजिए 12 लाख की लिमिट को 20 लाख कर दीजिए, तो बिल्कुल ही हॉलो आउट हो गया टैक्स बेस। That's exactly. So I think these are the two features, and both of them, I don't think are very, very sound. वेरी इंटरेस्टिंग, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपने टैक्स बेस में से 1 लाख करोड़ कम किया एंड उतना ही प्रोपोर्शनेटली आपने कैपेक्स की चीज को साइलेंटली Exactly, silently. राइट, एवरीथिंग इज जस्ट incremental routines, rephrasing the same thing again and again. Whereas it could have been, given this was the first full budget of 3.0, वो July political budget was capital also था, full budget, Right. जो जुलाई 24 में था, Right. right. This is for the first full year, first full year, right, in a way. But exactly. So nothing long term. आई थिंक जो मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं अगेन एक्स एनर्जी प्रोफेशनल हूँ, तो आई थिंक न्यूक्लियर वाला थोड़ा सा, आई थिंक पहली बार थोड़ा डिसेंट फोकस दिखा। इंटरेस्टिंग, बट सी न्यूक्लियर में लास्ट ईयर के बजट में भी ये था, इस बार भी बजट में ये है कि हम थोड़ा रेगुलेटरी चेंज करेंगे। न्यूक्लियर में जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसके बारे में दुनिया में एक चला है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो उपयोगी टेक्नोलॉजी है, कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है। हमने बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स काफ़ी समय से हम लगा रहे हैं, थोड़े लगाए भी हैं रशियन टेक्नोलॉजी से, इससे, और पिछले कुछ समय से भी आप इफ़ यू रिमेंबर मनमोहन सिंह का न्यूक्लियर पावर एग्रीमेंट जो सिविल वाला एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि न्यूक्लियर पावर को यहाँ पे बढ़ाना है, वो नहीं हुआ, राइट। 2008-9 के बाद 2000 हार्डली 2x हुआ है। मुझे मालूम है कि ये एक्चुअली इसके रीज़न क्या थे। आई यूज्ड टू नेगोशिएट, क्या वी वर negotiating with French for getting them here. Right. The fundamental reason of the existing technologies is that it produces power at about 25 rupees per unit. Right. Now, at 25 rupees per unit, you can't, there's no point in producing that power. So, the large nuclear power plants are absolutely unlikely. Whoever is doing it, China is doing, UAE is doing, some others have stopped putting more. French have been for ages doing something. They are doing it for the sake of doing it, because technologically you do something. You don't want to do thermal power, but with increasingly renewables becoming as an available alternative, I think the future for the large nuclear power plants is gone. Right. Now, this is new, small nuclear power. Right. But whatever I know as of now, you have been working in the energy field, might be knowing better. Right. But whatever I know, this is still in an experimental stage. True. Right. There is no real demonstration of the small nuclear power plants being a successful model. So what budget said is more of the nature of hope. Right. Yes. Than a realistic True. option for energy transition. You know, everyone who wants to see the details, you know, in all these budgets, जो एक हमेशा disappointing factor रहता है, वो ये है कि announcements के बाद अगर announcement भी हो जाती है, then
इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्टरिंग इतनी होती है कि वो बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट एक और स्टेटमेंट आता है बजट के साथ में जिसको इम्प्लीमेंटेशन मेमोरेंडम कहते हैं. कि Okay. पिछले साल के बजट अनाउंसमेंट्स का क्या हुआ. राइट बहुत लोग नहीं पढ़ते उसको. राइट राइट. ज़्यादातर केवल बजट स्पीच को ही देखते हैं, उसको Right. नहीं पढ़ते हैं. अगर आप उसको पढ़ें तो अगर आपको याद हो, आई होप कि आपको याद हो कि लास्ट ईयर जुलाई वाले बजट का सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर क्या था. दैट वाज द 5 एम्प्लॉयमेंट राइट related schemes as part of the PM Internship. Rozgar package. राइट Internship, 3 kind of ELIs, one scheme, employment right? yes ELI was Right. employment linked. ELIs, 3 ELIs was touted as the big game changer. 5 करोड़ या 3 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय. आपने इस बजट में सुना उसके बारे में क्या हुआ? zero mention आप उसमें पढ़िए इम्प्लीमेंटेशन मेमोरेंडम में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है, इनके बारे में कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है. इंटर्नशिप स्कीम जो 1 करोड़ की जगह 1 लाख हुई, उसके ऑफर दे दिए गए हैं 1 लाख के. राइट. सो दैट इज वेयर व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. हम इम्प्लीमेंटेशन पे तो हमारा ध्यान आधा ही नहीं. तो मैं तो एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ, तो जो मेरी बजट की किताब मैं लिखता हूँ हर साल अब, उसमें एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं. अब जैसे इस बार की बजट की किताब आ जाएगी इस महीने के आखिर तक, तो उसमें एक पार्ट में तो 25-26 का बजट है कि आगे आने वाले समय क्या होगा, क्या नई पॉलिसी, क्या कुछ अनाउंसमेंट होगा, राइट, नंबर्स, टैक्स कैसे बिहेव करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा, फलाना वो सब उसमें है. दूसरा एक पार्ट होता है implementation of 24-25, yes which I want people to pay attention to. to Because if we want really to test and discharge the citizens' obligation right of holding the government accountable for what it has done with Right. respect to what it promised, right definitely you have to pay attention to the implementation. announce क्या हो रहा है is just one thing but Exactly. the real metal lies in the implementation of it. Correct. So that second part is implementation. And I put the third Very part interesting. also. Third part is actually the year before का बजट जो पूरा हो चुका, जो साल निकल चुका, उसमें हुआ क्या? What were the results? Right What were the outcomes? What actually happened in that budget? right So that is the third part. So in fact, my budget book is a compilation of 3 budgets. very interesting so it talks about जैसे अगर हम अभी बात करें तो आप 23 से 24 का एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा, Correct. 24 से 25 का इम्प्लीमेंटेशन Exactly. ओवरऑल कैसा रहा और 25-26 में क्या नया है वो. Exactly. So you're giving a 3-year Exactly. interest. It's a long book. It's Right. it's about 600 pages Yes. book, but very detailed analysis of the three budgets from their Right. practice, from the Right. actual outcomes, implementation, and how do you sort of analyze, see Interesting. what the future budget is. Right. And let's say if you were to summarize just one takeaway from the results of the previous budget, what would that be? See, I do a rating also. Okay. So what? So there is a rating, right? I don't do this feel good type of rating, Right. which many of these businessmen, industrialists, Right. newspaper commentators do, Right. and politicians, depending upon where you sit, they would rate 10 or 0. Right. 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 So I have a very detailed matrix Hmm. in terms of tax performance, in terms of expenditure performance, in terms of deficits, debt, and all these kind of things, and budget markmanship, what we call that. What did you say and what did you actually do? Right. So from all these perspective, I have developed a very detailed matrix for rating the budget. Right. The rating for the budgets have been hovering around 5 out of 10. 5 out of 10. Right. So just mid tier budgets in a way. Interesting. What according to you is, let's say, that one major change that needs to happen in terms of taking that? हमने आई थिंक स्पेसिफिक आइडियाज़ के बारे में तो बहुत बात की जो पॉलिसी चेंजेस होने चाहिए, व्हाट सेक्टर्स नीड टू बी टारगेटेड एक्सेट्रा, बट एक वो क्या चेंज होगा जिससे ये बजट, व्हाट विल इट टेक फॉर दिस रेटिंग इन योर ओपिनियन टू गो फ्रॉम लेट्स से 5 to 8 or 9?
क्या हो सकता है वो एक चेंज? सी मेरे ख्याल से हम सिंपलिस्टिक 1 या 2 सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ सकते. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी बिग कंट्री. ये काफी रिडक्शनिस्ट और हाँ, खराब और अप्रोच है. जब भी हम ऐसी कोशिश करते हैं तो एक्चुअली हम, मेरी नज़र में, सीरियसनेस को डिल्यूट करते हैं. राइट. तो जब मैं ये $10 ट्रिलियन की परफॉर्मेंस 5 साल की इवेलुएट कर रहा था, इसमें मैंने एक एजेंडा लिखा था कि क्या होना चाहिए. राइट. राइट. तो इस बार भी फिर मैंने उसमें लिखा है 50 मेजर रिफॉर्म्स जिसकी हिंदुस्तान को ज़रूरत है. राइट. इट्स नॉट 1 or 2, राइट. इट्स दैट मैनी. राइट. राइट. सिमिलरली बजट के रेफरेंस में अगर आप देखें तो जब मैंने आपसे कहा कि 10 बड़े पैरामीटर्स हैं जिस पे रेटिंग मैट्रिक्स, सो चेंज उन 10 में होगा. अगर आप एक में चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस से फिस्कल डेफिसिट अभी भी मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा है. 4.4. 4.4, 4.5. हमारा लॉ जो है देश का वो कहता है 3% होना चाहिए. राइट. सो रेटिंग में आप हर आधे डिटरेशन, आधे परसेंट इस डिटरेशन 0.25 अगर आप मार्क्स काटते हैं तो फिस्कल डेफिसिट रेटिंग पे 4.5-5% के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता है, 0 मार्क्स मिलता है. राइट. राइट. तो आप अगर अब 4.5 से नीचे आ गए तो आपको 0.25% मार्क मिल जाएगा शायद. राइट. राइट. उसमें आप मान लीजिए ये करते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है कि एक साथ आप 3% से नीचे ले आए. राइट. तो आपकी बजट रेटिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव हो जाएगी. राइट. सो इट्स नॉट सिंपल सोल्यूशन कि भाई ये एक चीज़ कर दो तो हो जाए. राइट. इट हैज़ टू बी एन ऑल राउंड अप्रोच. राइट. अक्रॉस मैनी. सो बजट के संदर्भ में ऑन टैक्स साइड ऑल्सो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स में बहुत सारी ज़रूरत है. डेफिसिट्स में, डेट रिफॉर्म्स में, इन सब चीज़ों में रिफॉर्म और हार्ड वर्क की ज़रूरत है तो आपकी रेटिंग इम्प्रूव हो जाएगी. लेट्स से सरकार आइडियाज आई थिंक हैं बाहर जो करना चाहिए. हिंदुस्तान में आइडियाज़ की कमी नहीं है. बिल्कुल. तो एंड इन गिवन की जो ऐसे आपने इस बुक में भी आई थिंक पूरा लेआउट अच्छे से किया है कि आई थिंक अगर मैं क्विकली रन डाउन करूँ उस पर तो कि गवर्नमेंट को सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन्हें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए. वो भी हमने पिछले 4-5 साल में देखा. एसेट मोनेटाइजेशन प्लान बिल्कुल ही ड्राई अप हो गया है. वो एसेट मोनेटाइजेशन में तो क्या कहना चाहिए, ईयर वाइज टारगेट्स रखे थे डिसइन्वेस्टमेंट में. वो रखे थे लेकिन वो सरकार कहती है हमने कर लिए, अचीव कर लिया. वो अचीव नहीं हुए हैं, वो कैमोफ्लेज हो रहा है. अब अचीव होना था कि रेलवे में इतना मोनेटाइजेशन करेंगे, पावर में इतना मोनेटाइजेशन करेंगे, रोड्स में इतना मोनेटाइजेशन करेंगे, ग्रिड्स को इतना करेंगे, पावर गैस नेटवर्क का ये करेंगे. और हो कहाँ रहा है कि हमने इतनी कोल ऑक्शन कर दी. अब कोल ब्लॉक का ऑक्शन इज नॉट मोनेटाइजेशन. राइट. और आप कहते हैं नहीं हमने तो कोल ऑक्शन करके मोनेटाइज कर दिया. तो कह दीजिए, बट हुआ तो नहीं. इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन विच इज़ सो इम्पोर्टेंट, सो नेसेसरी, और हमें दिखता है परिणाम, हम देख रहे हैं उसके बाद देश में. चाहे दिल्ली का पावर प्राइवेटाइजेशन हो, एयरपोर्ट्स की कुछ प्राइवेटाइजेशन हो, आप एयरलाइंस के प्राइवेटाइजेशन हो, ओपनिंग अप जो आपने सेक्टर बैंक्स का, इंश्योरेंस का, इनका दिखता है एफिशिएंसी सब जगह दिखता है. उसके बावजूद भी हम पकड़े हुए. सेल स्टील. Why is government producing steel? 50s में समझ में आता था, हालांकि तब भी ज़रूरत नहीं था कि आप, वो एक दौर था कि जिसमें पब्लिक सेक्टर में आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे बेसिक गुड्स में, तो वो हो गया. अब अभी छोड़िए आप सेल को प्राइवेटाइजेशन, अभी रीसेंट डिसीजन क्या हुआ है, RINL जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है, जो लॉस मेकिंग चल रहा है, उसमें सरकार 10-11 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी. और मोनेटाइजेशन की जगह और इन्फ्यूजन हो रहा है कैपिटल. एग्जैक्टली. डिसइन्वेस्टमेंट की जगह आप कैपिटल और लगा रहे हैं उसमें. आई डोंट नो हम किस कुछ ऐसा दौर में आ गए हैं. सरकार ऐसा लग रहा है लॉस्ट है अभी मैक्रो लेवल पे. एंड आई एम विलिंग टू टॉक अबाउट एनी वन ऑफ देम. दीज आर रेडिकल, मैनी ऑफ देम. आई एम वेरी डीपली कॉन्शियस politically, अगर if the politics is the art of only doing what pleases the people,
then that's a different game. I'm not into it. Right. Right. That's a different thing. But if it is the art of making things possible, Right. right? Because the politician's biggest ability is to sell Right. a good idea to people, and you can sell by relating it to their own dreams and their own Right. kind of things. If the politician does not use that ability to sell good idea to the people, and instead uses that skill to sort of create a charade or an imaginary of actually of benefiting them without actually benefiting them, then fair enough. We have seen many decades of such things. We'll continue to see some more. Interesting. So I think major takeaway is that only key. I think the politics in this country is taking the easy route. Tough decisions are not being taken, और जो हो भी रहे हैं या तो रोल बैक हो जाते हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशन Exactly. काफ़ी लेवल पे लैकिंग है. अभी तक इंडिया के अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंस में 3 मेजर लीडर्स रहे हैं हु हैव गॉटन लेट्स से मेजॉरिटी, विच इज़ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड नाउ नरेंद्र मोदी. Can you summarize what's the verdict? I think even the third person has now had sufficient innings. So when I wrote this, the experience of 5 years was only available. And I said, we'll need to watch. But if you watch the second term taken together, I think what the hypothesis was proves correct, that all the popular leaders, the most powerful populist leader who held India in their thralls, who had held the widest possible audience captive, were economically not successful. Right. And this applies to the third one as well. Third term pans out, but yeah, I think the start looks Not very promising. not very promising, because we have seen, in a way, two sides of the budget, and it doesn't look the pictures going to materially change. Winning Let's say. elections and improving economy are two different things. Right. Sometimes it may coincide, but many times it may not. Right. I don't think we should confuse winning elections with the improvement. I think as it also has to do with the fact that the side sitting, the opposition, let's say, There was. So I think even for voters, although are making an optimal choice Correct. from the two options available, but they don't have They the have most still optimal worse one. policy, Right. Economic policy construct. So I think with that, I think we'll end today's discussion. Thank you so much, So sir. thank you, Hari. Pleasure joining you for this discussion, and wish you, as I said in the beginning, many successful podcasts, and you should be able to establish yourself as a person who can bring out very serious conversations on the economics, energy, and what might build India's future, and what can translate my Into- fond hope of making India a $10 trillion economy by 2035. 2035. Perfect. Thank you so much, sir. Thank It you was- very it was much. a All the pleasure. best.